सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। समझ में आई बात? अब अगर मैं बात करूं कि ये जो Fe-2 और Br- है, अगर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें 35 और एक 36 इलेक्ट्रॉन है, और इसका अगर आप देखोगे, देखो एक बार कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा, आज हो सकता है हमसे क्वेश्चन गलत हो, कहीं दिक्कत नहीं है। आप देखो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, ठीक है, क्लोरीन का कितना 17 और ब्रोमीन का कितना 35, ये कितना 8, ये कितना 16, ये कितना 34। अब ये जो सेलेनियम का ऋणायन है इसमें 34 और 2 36 इलेक्ट्रॉन, और Br- में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 35 और एक 36 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में मुझे पता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उसकी साइज सबसे बड़ी होगी। तो इसका मतलब आयोडाइड, आयोडाइड के बाद नंबर सेलेनियम का ऋणायन, फिर किसका नंबर ब्रोमाइड, और फिर कौन ऑक्साइड, और फिर कौन फ्लोराइड। समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या रहा, थर्ड रहा। एक बार वापस रिपीट करूं या आपके समझ में आया? बेटा अभी बस स्टार्ट ही की है, देखिए क्या नाम है, रीना भी स्टार्ट ही की है, चौहान साहब अभी स्टार्ट ही की है। देखिए विपिन समझ में आया आपने क्या गलती की? एक बार वापस इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुने इस क्वेश्चन को, यहाँ से वापस सुने। मैंने आपको कुछ आयंस दे दिए, फ्लोराइड, ऑक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और ये है सेलेनियम का ऋणायन। ये मैंने 1 2 3 4 5 आयन दे दिए। अब मुझसे पूछा गया कि इनको साइज के क्रम में आपको अरेंज करना है। आपको यह बताना है कि किसकी साइज, जिसकी साइज सबसे बड़ी है उसको सबसे पहले लिखना है, और जिसकी साइज सबसे छोटी है उसको बाद में लिखना है। अब यहां हमने क्या देखा कि फ्लोराइड और ऑक्साइड ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे? इसमें 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमाइड और ये जो सेलेनियम का ऋणायन है ये दोनों भी आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा समझ में, सुने मेरी बात, कैसे करेंगे। फ्लोराइड, ऑक्साइड यही दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। ब्रोमाइड और सेलेनियम का जो ये ऋणायन है ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है, और आयोडाइड अलग है। कहने का मतलब ये पांचों आयन आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। वो जो हम कॉन्सेप्ट लगाते थे कि नेगेटिव चार्ज आने पर साइज बड़ी होगी, पॉजिटिव चार्ज आने पर साइज छोटी होगी, वो कॉन्सेप्ट तब लगाया जाता है जब स्पीसीज कैसी होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक होती है। यहाँ फ्लोराइड के अंदर आप देखेंगे तो फ्लोराइड का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p6। इसका मतलब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोषों की संख्या 2 है। इस ऑक्साइड के अंदर भी देखेंगे तो कोषों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 2। मैं यहां लिख देता हूं। फ्लोराइड आपको पता है 1s2 2s2 2p6, इसका मतलब इसके अंदर आवर्त संख्या 2 का मेंबर है, इसका मतलब इसमें कोषों की संख्या 2 है। O-2 भी ध्यान से देखोगे 1s2 2s2 2p6, इसके अंदर भी कोषों की संख्या 2 है। तीसरा ऑप्शन मेरे पास ब्रोमाइड है। अब आप सबको पता है ब्रोमाइड किसके अंदर आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, इसका मतलब ब्रोमाइड चौथे आवर्त में है। चौथे आवर्त में होने के कारण इसमें कोषों की संख्या 4 होगी। ये जो मुझे सेलेनियम का ऋणायन दे रखा है, सेलेनियम का ऋणायन जो दे रखा है, आप देखें ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम 2 3 4, इसका मतलब ये भी चौथे आवर्त में है। और जो आयोडाइड है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त और ये पांचवा आवर्त, इसका मतलब आयोडाइड कौन से आवर्त में है, पांचवें आवर्त में है। तो इसमें कोषों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। इसका मतलब इन सब के अंदर सबसे बड़ा कौन होगा, आयोडाइड होगा, क्योंकि उसके अंदर कोषों की संख्या 5 है। उसके बाद ब्रोमाइड और ये सेलेनियम का ऋणायन होगा। ब्रोमाइड और जो सेलेनियम का ये ऋणायन है ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। 35 और एक 36 इलेक्ट्रॉन, इसमें 34 और 2 36 इलेक्ट्रॉन है, दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। और सम इलेक्ट्रॉनिक में आपको पता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज बड़ी होती है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होता है उसकी साइज छोटी होती है। इसके बाद हम बात करें, फ्लोराइड और ऑक्साइड सबसे छोटे होंगे क्योंकि इनके अंदर कोषों की संख्या 2 है। अगर मैं फ्लोराइड और ऑक्साइड के अंदर देखूं तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी साइज ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इसमें 9 और 1 10, इसमें 8 और 2 10, इसीलिए O-2 और सबसे छोटा आपका कौन आया, F- आया। इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या गया, थर्ड गया। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक बार थंब मार दें सभी लोग। मैंने कहा ना लेवल में अपने आप बढ़ाता चलूंगा, घबराना नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो एक बार थंब मार दें। चौहान साहब समझ में आया, रीना बेटा समझ में आया,
क्या नाम है, विपिन, समझ में आया आपके कि आपने क्या गलती की? ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके अंदर कोशों की संख्या देखें, जिसमें कोशों की संख्या ज़्यादा होगी उसकी साइज भी कैसी होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद बताएंगे। कुछ उदासीन परमाणुओं का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको यह बताना है कि पहला आयनन विभव किसका सबसे ज्यादा है और दूसरा आयनन विभव किसका सबसे ज्यादा है। एक बार सभी लोग आंसर देंगे, घबराएंगे नहीं, कोई बात नहीं। बताएं, घबराएं नहीं, आंसर गलत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो किसका आयनन विभव सबसे पहला, प्रथम आयनन विभव किसका ज्यादा होगा। अब देखो, इसमें तो कोशों की संख्या 2, इसमें भी कोशों की संख्या 2, इसमें कोशों की संख्या 2 और इसमें कोशों की संख्या 3, तो इसका आकार सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब इसका आयनन विभव तो कम हो गया, बात ही खत्म हो गई, प्रथम आयनन विभव। अब हमें पता है 2s1, 2p3 और 2p5। ये क्या स्थिति बनी, 1s2 2s1 किसका विन्यास है, 2 और 1 3, ये लिथियम है। ये आपको पता है नाइट्रोजन है और ये आपको पता है फ्लोरीन। हमने पहले ही बात कर ली थी कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव का मान बढ़ता है। याद करो, हमने पढ़ा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का आयनन विभव केवल और केवल ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। जो सेकंड आवर्त है उसमें सर्वाधिक आयनन विभव हमें पता है अक्रिय गैसों का होता है और उससे कम जो आयनन विभव होता है वो हैलोजेंस का होता है। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो आयनन विभव होगा वो हमें दिख रहा है सी का होगा, फर्स्ट आयनन विभव। क्लियर हुई बात? अब अगर मैं देखूं अब सेकंड आयनन विभव की बात करूं तो इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन त्याग दूं, इसमें से भी p4 कर दूं, इसमें p2 कर दूं और इसमें 2p6 रह जाएगा। अब मुझे क्लियर बात यह है कि अब मुझे सेकंड आयनन विभव की बात करनी है। ये तो फर्स्ट आयनन विभव की बात थी, अब हमने सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 1s2 से, अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p2 से, अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p4 से और अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p6 से। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर्वाधिक आयनन विभव अक्रिय गैसों का होता है और उनके अंदर भी सर्वाधिक आयनन विभव उस एलिमेंट का होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा होता है और हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन किसका है, फर्स्ट का है। इसीलिए 20 का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट। यानी सबसे ज़्यादा फर्स्ट आईपी तो सी का होगा और सेकंड आईपी की बात करें तो वो किसका ज़्यादा होगा, ए का होगा। एक बार बता दें, सबके समझ में आ गया। विपिन जल्दीबाजी ना करें, नाइट्रोजन का आयनन विभव केवल ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं होता। यहाँ हमें पता है कि कोशों की संख्या 2, 2, 2 और 3। इस पहले वाले क्वेश्चन का जवाब, इसमें कोशों की संख्या 3 है तो इसकी साइज सबसे बड़ी है, तो इसका आयनन विभव तो सबसे कम होगा। इनमें कोशों की संख्या 2, 2 है तो सीधी सी बात है इनका आयनन विभव ज़्यादा होगा। अब हमने क्या देखा, ये था लिथियम, ये था आपका कौन था, नाइट्रोजन, और ये था फ्लोरीन। तो हमने पहले ही बात कर ली कि सेकंड आवर्त में नियॉन के बाद आयनन विभव फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट आयनन विभव सी का ज़्यादा हुआ। अब ये कह रहा है सेकंड आयनन विभव किसका ज़्यादा होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दो सब में से। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन 1s2 से निकलेगा, इसमें 2p2 से निकलेगा, इसमें 2p4 से निकलेगा और इसमें 2p6 से निकलेगा। अब हमें पता है कि सर्वाधिक आयनन विभव अक्रिय गैसों का होता है और उसके अंदर भी आपको लिखा रखा है किसका ज़्यादा होता है, हीलियम का। अगर आपको समझ में आ गया तो थंब मार दें, इसीलिए 20 का आंसर फर्स्ट रहा, सी और ए। बताएं आपको समझ में आया या नहीं। देखिए घबराए नहीं, और हमें पता ये बम्पर वैकेंसी आएगी तो अपन को चांस नहीं छोड़ना है। कोई भी गलती है उसको बार 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 देखना है, आराम से देखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। होने दो गलत आज मुझे पता है 25 में से आप 25 क्वेश्चन गलत करोगे, 25 में से 25, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तभी मुझे यह है अपन को नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहा है। अब अपना तरीका यही रहेगा, परसों मैं इसको कराऊंगा, फिर मंगलवार को इसी तरह का और एक अपन एग्जाम रखेंगे और ये सारे क्वेश्चन अपने बुकलेट में इंक्लूड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी सही देंगे। निम्न में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सॉलिड स्टेट में ऑक्साइड आयन धनायन द्वारा स्थायी होता है। गैस स्टेज में O- से जब आप O-2 का निर्माण करते हो तो ये प्रक्रम ऊष्माशोषी है। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो अर्धपूरित स्थायी विन्यास होने के कारण अपने आसपास के तत्वों से कुछ कम होती है। और उपरोक्त सभी। क्या लगता है 21 का आंसर दें सभी। घबराए नहीं, गलत होगा गलत होने दो, अपने क्या फर्क पड़ता है, सीखने आए हैं अपन। चलो कोई बात नहीं, चलो कुछ तो लगाओ, कुछ तो मन करता हुआ, क्या लगे। रीना ने एक आंसर दिया, चलो और बताओ। विपिन ने थर्ड आंसर दिया। चौहान साहब आप बताओ। कोई बात नहीं, सुनो सर, पहला क्वेश्चन तो मैंने अभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, दूसरा स्टेटमेंट तो पढ़ा है हमने। मैंने कहा था कि जब किसी ऋणायन में हम अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है। अतः द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हमेशा ऊष्माशोषी प्रक्रम है। O- से जब आपने O-2 बना तो ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा है। याद करो, मैंने कहा था O+ इलेक्ट्रॉन से बना O- और बताया था O- इलेक्ट्रॉन से बड़ा O-2, और बाकायदा लिखाया हुआ है जब किसी ऋणायन में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वो प्रक्रम हमेशा 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 ऊष्माशोषी होता है। सर सेकंड सही है। थर्ड भी हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन, हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता के प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ा था। अक्रिय गैसें कहती है मैं स्टेबल हूं, मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। नाइट्रोजन परिवार कहता है मेरा अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, मैं स्टेबल हूं, मैं मेरी स्टेबिलिटी को रखना चाहता हूं, मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। यही कारण है नाइट्रोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता कुछ कम होती है। इसका मतलब फर्स्ट भी सही रहा होगा, इसीलिए इसका आंसर 4 है। ये जो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये आयनिक बॉन्ड के अंदर लैटिस एनर्जी के नाम से आएगा। आयनिक बॉन्ड के अंदर लैटिस एनर्जी के नाम से आएगा कि जो ऋणायन है वो धनायन के द्वारा, ऋणायन और धनायन के बीच में अट्रैक्शन होता है। जब सॉलिड बनता कैसे है, तो ये कह रहा है कि सॉलिड स्टेट में O-2 और Mg+2 की बात करें तो धनायन और ऋणायन के बीच में अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी और उससे कंपाउंड को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया 21 का तो सब थंब मारे। देखिए पेपर भी इस साल भी इसी तरह का आया था, बस ये है हम लैंग्वेज पकड़ना सीख लें। वापस रिपीट करना है या समझ में आया सभी को? थंब मारे। विपिन समझ में आया? सभी आराम से करें, अपने कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमें सीखना है। कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा 25 की 25 क्वेश्चन आज हो सकता है हमसे गलत हो, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें आज का पेपर सीखना है। अभी जब टेस्ट होगा तब तो आपकी और हालत खराब होगी। अगला क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित ग्राउंड स्टेट में क्या लगता है कि किसके लिए आयनन विभव का मान, सेकंड आयनन विभव का मान मैक्सिमम होगा? फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, सेकंड का मतलब ये हुआ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। अब इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन 3s1 में से निकालना है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन कम कर दो, इसका मतलब मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसमें से ये कर दो, इसका मतलब अब मुझे इलेक्ट्रॉन 2p5 में से निकालना है। अब ये कर दो तो इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन 2p4 में से निकालना है। ये मतलब है भाई, फर्स्ट का मतलब तो होता है 3s2 से, और सेकंड का मतलब यह है कि अब मुझे इलेक्ट्रॉन 3s1 से निकालना है। देखते ही समझ में आ रहा होगा कि किसका आयनन विभव सबसे ज़्यादा होगा। सर इसमें कोशों की संख्या 3, इसमें कोशों की संख्या 2, इसमें कोशों की संख्या 2, इसमें कोशों की संख्या 2, इनका आकार छोटा है। सेकंड आवर्त वाले तत्वों का आकार छोटा है तो इनका आयनन विभव अधिक होगा। और इसके अंदर भी मुझे पता है किसी भी आवर्त में सर्वाधिक आयनन विभव अक्रिय गैसों का होता है।
याद आया कि सेकंड आवर्त में सर्वाधिक आयनन विभव अक्रिय गैसों का है, क्योंकि अक्रिय गैसें स्टेबल है। वो कहती है भैया मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगी, अगर देना है तो जबरदस्ती एनर्जी दे। तो समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या गया, सेकंड गया। वेरी गुड वेरी गुड। अब आया ना समझ में धीरे धीरे, अब आंसर धीरे धीरे, अब धीरे धीरे आंसर आने लगेंगे। रीना बेटा समझ में आ गया सेकंड आंसर क्यों आया? एक बार वो चीज समझ में आ गई ना, अब आप सारे क्वेश्चन आगे के सही बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी थोड़ा सा आगे आएगा, फिर भी मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। ये अधातु का ऑक्साइड है, ये धातु का ऑक्साइड है और ये धातु का ऑक्साइड है। हमें पता है नाइट्रोजन अधातु है और अधातु के ऑक्साइड आप सबको पता है अम्लीय होता है। ये पोटेशियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड भी धातु का ऑक्साइड है। और सबने पढ़ा होगा कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और वो धात्विक ऑक्साइड ज़्यादा क्षारीय होते हैं, वो धात्विक ऑक्साइड ज़्यादा क्षारीय होते हैं जिनमें धातु बड़े आकार की हो, जिनमें धातु बड़े आकार की हो। हमेशा एस ब्लॉक की जो धातुएं होती है वो डी ब्लॉक की कंपैरिजन में हमेशा बड़ी होती हैं। एस ब्लॉक की मेटल्स डी ब्लॉक की कंपैरिजन में हमेशा बड़ी होती है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर भी विपिन जल्दबाजी नहीं करें। इसका आंसर क्या होगा, हमें बताना है कि क्षारीय लक्षण का सही क्रम होगा। ये तो क्षारीय है, ये क्षारीय है, ये हमें पता है अम्लीय ऑक्साइड है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्षारीय लक्षण सबसे कम तो NO2 में है, तो ये तीन तो वैसे ही गलत हो गए। अब हमें दिख रहा है कि बढ़ता हुआ पूछा ना, बढ़ता हुए का मतलब सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। वैसे दिख रहा है नाइट्रोजन का ऑक्साइड तो अम्लीय ऑक्साइड होता है, इसका मतलब इसमें क्षारीय गुण सबसे कम। जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड में दोनों ही क्षारीय हैं। वैसे क्या है, आगे हम बात करेंगे कि जिंक ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो एम्फोटेरिक है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हम अगर बात करें तो पोटेशियम की साइज बड़ी होने के कारण इसके अंदर क्षारीय गुण ज़्यादा होंगे। और जो जिंक ऑक्साइड है, ये जो जिंक का ऑक्साइड होता है ये उभयधर्मी होता है, इसीलिए सबको समझ में आया होगा इसका आंसर क्या रहा, फर्स्ट रहा। समझ में आया तो थंब मारे, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। थंब मारे, समझ में आ गया तो ठीक है। आज सोच रहे हो कि सर ये हो क्या रहा है, सारे आंसर ही गलत हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन बता। ऊष्माशोषी पद का चयन करना है। आपको क्या लगता है कि इनमें कौन सा पद ऊष्माशोषी है? ये मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, ये Al2+ से Al3+ है। इनमें ऊष्माशोषी कौन सा है? ऊष्माशोषी पद कौन कौन से हैं? देखिए, थोड़ा मुझे लगता है आज का पेपर मुझे ही कराना पड़ेगा। ये ऋणायन है S-, इसमें हमने एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ये S-2 में बदला। जब किसी ऋणायन के अंदर इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तो वो हमेशा 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 ऊष्माशोषी प्रक्रम है। इसका मतलब ऑप्शन में ए तो आना ही है। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बी, ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक मोल आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो एक मोल गैसीय धनायन और एक मोल गैसीय ऋणायन लेते हैं। एक मोल गैसीय धनायन और एक मोल गैसीय ऋणायन के बीच में अट्रैक्शन होता है। और देखो ध्यान से समझना बी कॉन्सेप्ट को, वैसे केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगा। अभी सोडियम आयन गैसीय स्टेज में है, क्लोराइड आयन गैसीय स्टेज में है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है क्योंकि विपरीत आवेश है, उसके कारण आयन पास पास आ जाते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। और जब धनायन और ऋणायन के बीच में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब सेकंड पद तो ऊष्माक्षेपी है। तो जिसमें बी आ रहा है वो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ओहो, अब तो थर्ड रह गया केवल। ये मैंने आपको बता दिया था, ये n से n- एक्चुअल में ये है जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर रहा हूं मैं, n से n-3 लिखा हुआ है, n से n-3 है ये। तो मैंने आपको कहा था जब किसी परमाणु के अंदर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, जब किसी परमाणु में हम मल्टी इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, यहाँ नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं,
तो वो पद हमेशा हमेशा ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। तो इसका मतलब सी। ये आपको दिख रहा है कि पहले एल्युमिनियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तभी तो वो +2 से +3 हुआ होगा। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होती है। यहाँ Al+2 से Al+3 बदला, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ आयनन विभव की बात हो रही है। याद करो, एल्युमिनियम में से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वो Al+ में बदलता है, दूसरा बाहर निकालते हैं तो Al+ से Al+2 में बदलता है। यहाँ Al+2 से Al+3 में जब बदला गया तो तीसरा आयनन बाहर निकाला गया, और हमें पता है आयनन विभव हमेशा 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 ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है, इसीलिए इसका आंसर थर्ड रहा होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ओहो, आज तो ढेर हो रहे हो, ढेर। एक बार थंब मार दें, समझ में आ गया तो। अरे थंब तो मार दो। मजा आ रहा है क्वेश्चंस को करने में। आज टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, सीखना है केवल, आज सीखना है, टेंशन लेनी नहीं है। आज मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन गलत होंगे आज अपन से, तो भी टेंशन नहीं लेनी। अगला क्वेश्चन ये आप कर लोगे कि हमने बात की थी कि किसी भी तत्व के लिए फर्स्ट आईपी से ज़्यादा सेकंड आईपी होता है। ध्यान नहीं आ रहा तो कॉपी सामने रख लो, तुरंत देखो। सर ने रीज़न बताया था कि किसी भी तत्व के लिए फर्स्ट आईपी से ज़्यादा सेकंड आईपी होता है। उसका कारण बताया था कि जब परमाणु पहला इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो जो धनायन बनता है उसका आकार छोटा हो जाता है और जेड इफेक्टिव के मान में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए फर्स्ट आईपी से ज़्यादा हमेशा किसी तत्व का सेकंड आईपी होता है। कहने का मतलब मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही दूसरा निकालोगे तो एनर्जी ज़बरदस्त देनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट आईपी से ज़्यादा सेकंड आईपी होता है। रीज़न बचा चुका। Mg से जब Mg+ बनेगा, आकार छोटा हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इसीलिए सेकंड आईपी का मान हमेशा फर्स्ट आईपी से ज़्यादा होता है। उम्मीद करता हूँ अब सभी लोग इसका आंसर देंगे सही। सेकंड आयनन विभव का मान हमेशा फर्स्ट आयनन विभव से अधिक होता है। ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा कि आयन अष्टक या डुप्लेट विन्यास ग्रहण करके अधिक स्थायी हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। जैसे सपोज करो Mg है, ये कन्वर्ट हुआ Mg+ में, पहला इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 2 8 2 से 2 8 1 हुआ, अष्टक थोड़ी मिला, नहीं मिला। प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, अरे 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 इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा। हाँ ये सही है कि जो आयन में इलेक्ट्रॉन Mg+ में आकार छोटा हो जाने के कारण आयन में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा मजबूती से पकड़ा जाता है। समझ में आया नहीं आया भाई? ये बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है। जो कल करी थी हमने बात, वो एक्सरसाइज 1 की थी, आज एक्सरसाइज 2 है। एक बार बता दें समझ में आया या नहीं आया? थंब तो मार दो। ठीक है, बोले सर आज क्या हो रहा है? ये है चांद साहब, सही दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की एकल बंध सहसंयोजक त्रिज्या 0.11 नैनोमीटर है, तो क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या कितनी होगी? कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी साइज का क्वेश्चन है। साइज का साइज में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अगर आपको इतना भी ध्यान है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, यानी क्लोरीन का आकार छोटा होगा और फास्फोरस का आकार बड़ा होगा। अब आपका आंसर आ जाएगा। अब बता दें, मतलब कोवलेंट रेडियस कुछ नहीं है, एटॉमिक रेडियस ही है, परमाणविक त्रिज्या ही है। हमने देखा था परमाणु की साइज को कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये कह रहा है कि फास्फोरस की जो रेडियस है ना वो 0.11 नैनोमीटर है। आपको क्या लगता है कि क्लोरीन की जो रेडियस निकल के आएगी
वो कितनी निकल के आएगी? क्या फास्फोरस के समान आएगी, फास्फोरस से ज़्यादा आएगी, फास्फोरस की दुगनी आएगी, या फास्फोरस से कम आएगी? ये क्या कह दिया? क्लोरीन की जो साइज है वो फास्फोरस से कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बोरॉन का जेड इफेक्टिव x है तो ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव क्या होगा? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कहता है कि बोरॉन का जेड इफेक्टिव x है कि सर आपने एक लाइन लिखाई थी, s ब्लॉक और p ब्लॉक के तत्वों में जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रति परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ जेड इफेक्टिव में 0.65 की वृद्धि होती है। जब बोरॉन से कार्बन में देखोगे तो इसका जेड इफेक्टिव इसकी तुलना में 0.65 ज़्यादा होगा, फिर वापस 0.65 बढ़ेगा, फिर वापस 0.65 बढ़ेगा। अगर ये x है तो ये x प्लस 0.65, ये x प्लस 1.30 और ये x प्लस 1.95। आया समझ में? आज कनेक्टिंग में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही है, नेट इश्यू आ सकता है नेट का। एक बार थंब हमारे समझ में आया। बाद में तो क्या लाइव चालू करेंगे इसको। विपिन समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडी, सिल्वर और कैडमियम, इनमें हर में आपको बताना है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। याद आएगा हमने बात की थी पीडी में 4d10, याद करो पीडी 4d10। एजी में याद करेंगे, पीडी तो हमने पढ़ा था 4d10 5s0, याद करेंगे एजी की बात की थी 4d10 5s1। समझ में आ गया होगा। और कैडमियम में हम बात करेंगे तो विन्यास आएगा 4d10 5s2। तो ये पूछ रहा है कि पीडी हो चाहे सिल्वर हो चाहे कैडमियम हो, तीनों के अंदर ही हमने देखा था कि जो n-1d होते हैं उन तीनों में ही कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 10 10। यानी इसमें भी d10, इसमें भी d10 और इसमें भी d10। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सबके कि पैलेडियम हो चाहे सिल्वर हो चाहे कैडमियम हो, तीनों के अंदर ही 4d में 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शाबाश, आंसर सही आ रहा है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, इनके आयनन विभव का क्रम बताना है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ये थर्ड आवर्त की बात है, ये तीसरे आवर्त की बात है। हमने पढ़ा था कि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव का मान बढ़ता है, तो सबसे कम तो सोडियम का है। लेकिन मैंने आपको कहा था मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में मैग्नीशियम का आयनन विभव एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है। रीज़न भी बताया था, जैसा बेरिलियम और बोरॉन का कारण है वही कारण मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का है। कहीं ना कहीं मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 3s2 से निकलता है, एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन 3p1 से निकलता है। कक्षकों की भेदन क्षमता, आया ध्यान? तो सोडियम के बाद नंबर आएगा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम से ज़्यादा आयनन विभव होगा मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम से ज़्यादा आयनन विभव किसका होगा? सिलिकॉन का। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर समझ में आ गया होगा। चौहान साहब बिल्कुल ठीक, सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है, एक बार मैं पूरा लिख देता हूं। याद आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। दो अपवाद पढ़े थे, नो बीबी। दो अपवाद पढ़े थे, बीबी नहीं चाहिए, नो बीबी। लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। देखते हैं, प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है। बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियोन, ठीक है, सारे ही सही है। फोर्थ उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सबके। आया तो थंब मारे। और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा पेपर देने में? पहले एक बार बता दें सबको, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आज का मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? क्वेश्चंस को करने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो बेटा, मैंने कहा ना थ्योरी एक ही रहती है, बस क्वेश्चन का लेबल चेंज हो जाता है। और फर्स्ट ग्रेड का तरीका एक ही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हमें ये कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस में हम गलती ना करें। अगला क्वेश्चन कहेंगे ऑक्सीजन की प्रथम आयनन विभव। देखिए, एक बार अपना उद्देश्य रटाना भी है। ऑक्सीजन का जो आयनन ऊर्जा है वो नाइट्रोजन से कम होती है। हमने अपवाद पढ़ रखा है, नो बी। ये अपवाद है और नो भी अपवाद है। हमें पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनन विभव ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमें पता है ज़्यादा किसका मिलता है? नाइट्रोजन का। और रीज़न भी हम पढ़ चुके हैं कि जो नाइट्रोजन है उसके अंदर अर्धपूरित कक्षक विन्यास है, और अर्धपूरित स्थायी कक्षक विन्यास होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहता है। अब इसमें कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, और अपने आप दिख रहा है इन चारों ऑप्शंस में। ये एनसीईआरटी बेस्ड ऑप्शन है। पहले वाला ओ बाद वाले एन से ना, पहले वाला ओ आंशिक पूरित इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास दर्शाता है, जबकि बाद वाला नाइट्रोजन अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाबाश शाबाश। कहा ना धीरे धीरे याद होने लगेंगे, सब याद हो जाएंगे। चले आगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दें। एक परमाणु आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है। वो कौन सा परमाणु है जिसका प्रथम आयनन विभव 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द्वितीय आयनन विभव 25.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तृतीय आयनन विभव 48.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा आयनन विभव 170.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? आपको इन चारों में से आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसे क्वेश्चन का क्या तरीका होता है बेटा? ये कहना चाह रहा है कि एक परमाणु ऐसा है ये तो कन्फर्म है, इन चारों में से वो मुझे परमाणु आइडेंटिफाई करना है जिसका पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में मुझे ऊर्जा 7.5, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में 25.6 और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में 48.6 और चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में जबरदस्त ऊर्जा देनी पड़ती है, जहां आपको लगे कि मुझे एनर्जी गैप सबसे ज्यादा मिल रहा है। यहाँ तो देखो एनर्जी गैप करीबन मोटी मोटी मैं बात करूँ तो 18 के आसपास का है, यहाँ 23 के आसपास का है, और यहाँ एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है। जहाँ एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा हो तो समझ जाना ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, चौथा इलेक्ट्रॉन ये अब बाहर वाली कक्षा से नहीं निकाला गया, बल्कि ये अंदर वाली कक्षा से निकाला गया है। इसका मतलब बाहर वाली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे क्वेश्चंस का जवाब कैसे देते हैं? हम ये देखते हैं कि कहाँ एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है। यहाँ एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, ये चौथा इलेक्ट्रॉन ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। इसका मतलब बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और बाहर वाले कोश में देखो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इसमें तो 1 है, इसमें 3 और 2 5 है, इसमें 2 ही है। इसका मतलब आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, IIT लेवल का क्वेश्चन है। IIT के अंदर इसी तरह की जो आज बुकलेट है ना, वो IIT वाली बुकलेट सी है। IIT की जो शुरुआती दौर है वो वाली बुकलेट है। तो हमको इस लेवल तक धीरे धीरे करके पहुंचना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जिससे मैंने कहा ना, जैसे अभी मेरे निगाह में कल मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उसका नाम लोकेश था, कि लोकेश था, तो बड़ा अच्छा बच्चा था, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारण से। वो टेंशन में था कि सर सेकंड ग्रेड में नहीं हो पाया, वो हो रहा है मेरा, क्या है क्या होगा। मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो बात ही बात में उसने कहा कि सर मेरे एक दोस्त का हुआ है। तो मैंने कहा अच्छी बात है बेटा हुआ। तो बोले सर वो 2-3 साल से पढ़ाता है। तो वही बात निकल के आई ना जो मैं आपको बोलता हूँ
कि सबसे बड़ा बेनिफिट्स उनको होता है जो पढ़ाते हैं। तो अब हमें उनको तो टक्कर देनी है, तो उनको टक्कर देनी है तो फिर सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और हमारे पास टाइम भी है, और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये गोल्डन चांस जीवन में आपको मतलब पहली बार ही मिलेगा इतनी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज़ का। और वैकेंसियाँ मान के चले जून या जुलाई तक कन्फर्म आएगी। और अब आप अपनी खुद की तैयारियों को देख लो आज के पेपर के बाद कि हमें तैयारी की बहुत ज़रूरत है। जो अभी तक हमने पढ़ी वो थोड़ा लेवल नॉर्मल लेवल था, अब हमें धीरे धीरे इन लेवल्स पे आना पड़ेगा और हमें हमारी जो तैयारी है उसको धीरे धीरे शार्प करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन समझ में आया तो थंब मारे। नहीं बेटा, आपको अभी ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की, ना आप एक साथ पढ़ा पाओगे। अभी पढ़ा आप अगली साल भी लेना थोड़ा सा। अभी अब आप अभी एक साल और, मेरे कहने के लिए एक साल और पढ़ाना तो आगे है ही खूब, क्योंकि बड़ी समस्याएं होती है। ये मैं नहीं कहता, किसी को प्रेफर नहीं करता। हम जैसे 2005-06 से पढ़ाने आ गए तो हमने कहीं ना कहीं जीवन में गलती की। शायद आज हम बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते अगर हम इस लाइन को नहीं चूज़ करते। कुछ अभी एक साल आप करो मेहनत, और देखो ये काम तो आप बाद में भी कर लेना, कौन मना करता है। एक बार आप सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ, पास हो जाओ, फिर करते रहना, कौन मना करता है। ड्यूटी कितनी सी होती है, ड्यूटी कितनी सी है, पढ़ाते रहना। ऑनलाइन पढ़ाना कौन मना करता है, ऑनलाइन तो पढ़ा ही सकते हैं। खूब लड़कों को पढ़ाना, खूब बच्चों को पढ़ाना, है ना बेटा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन आंसर देंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए फर्स्ट आयनन विभव 178 किलो कैलोरी है। इसका मतलब यह है मैग्नीशियम में हमने जब पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला ताकि ये Mg+ में बदला तो हमें एनर्जी देनी पड़ी 178। फिर ये कहता है इसका सेकंड आयनन विभव 378 किलो कैलोरी प्रति मोल है। इसका मतलब जब हमने इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो जो हमें एनर्जी देनी पड़ी वो 378 किलो कैलोरी देनी पड़ी। फिर उसका क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम से, ये एरो लगा हुआ है, मैग्नीशियम से जब आप Mg+2 आयन बनाते हैं तो आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसके लिए आवश्यक एंथैल्पी क्या होगी। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी 178, दूसरा निकालने के लिए 378। तो पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 178, दूसरे को बाहर निकालने के लिए 378, तब जाकर Mg+2 बना। तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहले को निकालने में 178, दूसरे को निकालने में 378, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकालने में टोटल एनर्जी कितनी देनी पड़ी, दोनों को जोड़ दोगे। विपिन बहुत अच्छा आंसर। समझ में आया बेटा? शाबाश शाबाश, सभी अच्छा आंसर दे रहे हैं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। देखो यहां थोड़ा सा हमारे पास ऑप्शन है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट तो बता दिया था कि जो नाइट्रोजन परिवार है, मैंने कहा था कि एक तो अक्रिय जो गैसें हैं वो स्टेबल होती है, इसीलिए उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है। और बताया था कि जो नाइट्रोजन परिवार है उसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो आसपास वाले एलिमेंट से कम होती है। अभी अपने दिमाग में एक और बात याद रख लेंगे, जो ग्रुप नंबर सेकेंड ए ग्रुप है, ग्रुप नंबर सेकेंड अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जहां मैंने लिखाया था ना नाइट्रोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। ऐसे ही जो ये सेकेंड ए ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बहुत कम होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बहुत कैसी होती है, कम होती है। उसका रीज़न यह है कि इसके अंदर ये जो एस कक्षक होता है ना, ये पूर्ण भरा होता है, और एस कक्षक पूर्ण भरा होने के कारण ये स्टेबल होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करना चाहता। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम है और इसकी भी कम है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन की होगी, उससे कम बोरॉन की होगी। ऐसा ऑप्शन सेकेंड। इसका मतलब जो सेकेंड ए ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन परिवार से भी कम होती है। आज तो विपिन अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता चुका।
हैलोजेंस के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात हो रही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताया था आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन, और बता दिया था फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। बताया था जो द्वितीय आवर्त की अधातु हैं उनकी तुलना में तृतीय आवर्त की जो अधातु हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है। बताया था यहाँ से यहाँ तक का तो साइज कॉन्सेप्ट चलता है। याद करें हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता हैलोजेंस की होती है, और हमने बात की थी ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक का तो ये ऑर्डर है कि सबसे कम तो आयोडीन ही है ना, सबसे कम तो आयोडीन ही है। तो ये दो तो वैसे ही गलत हो गए। आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन, और हमें पता है क्लोरीन फ्लोरीन से भी ज़्यादा है, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ऐसे ही आंसर आएंगे। अब इसका आंसर मुझे बता दो, मज़ा आ जाए। जैसे ये थोड़ा सा ऐसे रह गया, मैं इसको लिख देता हूँ। क्लोरीन से बना Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, मज़ा आ जाएगा। इसका आंसर दे दोगे तो इनमें से वो कौन सा प्रक्रम है जिसमें ऊर्जा निष्कासित होती है? देखो, ये तो हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की बात हो रही है, ये तो हम ऋणायन में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर प्रक्रम हमेशा ऊष्माशोषी। ये आयनन विभव की बात हो रही है कि क्लोरीन को आप धनायन में बदल रहे हो, पर किसी गैसीय परमाणु को धनायन में बदल रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, ये तो आयनन विभव की बात हो गई। अक्रिय गैसों में अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो बताया था सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ऊष्माक्षेपी होती है, लेकिन अक्रिय गैसों के केस में ऊष्माशोषी होती है। और थर्ड आंसर होगा, क्योंकि उदासीन गैसीय परमाणु में जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो सामान्यतः ये प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो थैंक यू। अभी इसके अंदर और क्वेश्चंस भी हैं जिसका डिस्कस अपन कल करेंगे। कल हो सकता है मैं क्लास लूँ, आपको टाइम डाल दूँगा। और अगर आपको आज की क्लास वास्तव में अच्छी लगी तो ज़रूर थंब मारें, और जिससे मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि आज इन क्वेश्चंस को बनाने में मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, कि मैंने कहा एक बार थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आभास हो जाए। अभी और क्वेश्चन और हैं, तो मैं और क्वेश्चन बनाऊँगा कल, तो उन दोनों को ऐड करके फिर अपन और एक दिन और इसी तरह के क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहले परसों 8 क्वेश्चन की बात और होगी और फिर अपन आगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।